हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। हमने स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम नाम से, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सारे के सारे फिजिक्स के टॉपिक्स जो कि आपको काम आएंगे आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, या अगर आप पढ़ रहे हैं करंटली 11th क्लास और आप अपनी उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, या आप +2 पास आउट कर चुके हैं, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो जो बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो आती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर की 3 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, जिसने वो नहीं देखी, ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उसके अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो बच्चा जुड़ा है वो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा अपने दोस्तों को। तो इसी के साथ लेट्स फायर वर्ड कमेंट में लिखते ही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमने इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियोस थी उसके अंदर फोर्स के कंसेप्ट को खत्म कर दिया था। फोर्स के साथ साथ हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा एंड उसकी जो ढेर सारी एप्लीकेशंस थी उन एप्लीकेशंस को देखा था। एंड इम्पल्स का कंसेप्ट सीखा था, जिसके ऊपर ढेर सारे प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स भी थे। तो आज की स्टार्टिंग करेंगे, हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, हम जो रेखीय संवेग है उसके संरक्षण के नियम को पढ़ रहे हैं। तो ये है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप सब बच्चों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लीनियर मोमेंटम जो है रेखीय संवेग, एक्चुअल में वो होता क्या है, उसको हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते थे। आपको याद होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई करते थे, आपके पास उसका लीनियर मोमेंटम आ जाता था। ठीक है जी, क्लियर होगा आपको ये बात। अब हम उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या कहा जाता है इस लॉ के अंदर, ये कहता है कि अगर कभी भी किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, देखिए सिस्टम एक वर्ड लिखा गया, सिस्टम मीन टू से जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम दो कार के कोलिजन की बात कर रहे हैं, हम दो बॉल्स के कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो जिस भी चीज को आप कंसीडर किए हो उसको सिस्टम कहा जाता है। और आइसोलेटेड सिस्टम अगर आपको कहा जाए तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस पे अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस सिस्टम की जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं टाइम के साथ। मैं आपको बोल दूं कि एक, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब स्टार्टिंग में मैंने कहा आपको ये रेस्ट पे है, इट मीन इसका मोमेंटम 0 है। अब इतने में ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी तरह से एक्सप्लोड कर जाता है, ये फट जाता है, इसके कुछ टुकड़े इस तरह से बिखर के इधर उधर चले जाते हैं। अगर आप एक्सप्लोजन के बाद भी इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों इसी से तो बने हैं, एक्सप्लोजन के बाद भी इन दोनों का अगर आप मोमेंटम चेक करते हैं, अगर वो 0 मिलता है, इट मीन क्या है कि इस टूटने के इवेंट से पहले और इस टूटने के इवेंट के बाद जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो उतना ही रह रहा है। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। न्यूटन का सेकंड लॉ तो आपको याद होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, F इज इक्वल टू dp/dt। और अभी अभी मैंने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ तभी वैलिड होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, यानी ये वाला फैक्टर 0 हुआ। ये वाला फैक्टर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका dp/dt है ये भी 0 हुआ। dp/dt मीन टू से टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज 0 है। टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज 0 का मतलब क्या हो मेरे भाई, इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम तुम्हारा कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है ना। चेंज 0 है, चेंज 0 का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है, इट मीन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको कहा जाए कि मोमेंटम p है और वो ऑब्जेक्ट दो तीन या किसी भी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है, उनके भी कुछ इंडिविजुअल मोमेंटम्स है, तो सभी का, चाहे पार्टिकल एक हो चाहे दो हो तीन हो, सभी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम अगर निकालोगे, सम करोगे, वो कांस्टेंट होगा। और ये सब बातें ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 हो, बाहर से कोई भी फोर्स ना लग रहा हो तभी। आई थिंक सो क्लियर होगा ये आपके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, अब इसी की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन से पहले इसके बारे में छोटी छोटी चीजें ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ना वो इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं।
इसका मैं मीनिंग बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इसका कुछ मोमेंटम है, आप इसको रेस्ट पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप मोशन में हैं और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? हाँ, लेकिन ये जो लीनियर मोमेंटम हुआ करता था ना पी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है बिल्कुल इक्विवेलेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी आप समझिए, जो एग्जांपल आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में लिखे थे वो सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इवन चाहो तो तुम इसका प्रूफ भी कर सकते हो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट अस सपोज आपके पास टू पार्टिकल है और एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों के मोमेंटम का सम जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। यही तो है ना। एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी पे नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा उनका। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1v1। अगर पहले मोमेंटम की बात करें, दूसरे की बात करें, तो m2v2, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्या किया, दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड को, इधर कांस्टेंट को भी और इनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया, देखिए जी, m1 तो कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो ये बन जाएगा dv1/dt प्लस m2 भी कांस्टेंट है, बाहर आया, dv2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता हो वो जीरो होता है। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको तुम एक्सेलेरेशन लिख सकते हो, तो ये बन गया a1। इसी तरह से सेम dv/dt ये बन गया दूसरा एक्सेलेरेशन। तो आपके पास आ गया m1 a1 प्लस m2 a2। अब ये m1 a1 आपको पता होगा यार, मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स होता है, तो आपके पास ये फोर्स आ गया। लेट अस सपोज दिस फोर्स इज f1। इसी तरह से ये वाला जो फोर्स है वो f2 आया, दोनों का सम क्या है? जीरो है। यानी F1 और F2 दोनों का सम जीरो, इट मीन F2 जो है वो नेगेटिव ऑफ F1 हुआ, क्योंकि आप उसको अगर उस तरफ लेके जाएंगे वो नेगेटिव का बन जाएगा। अब इस लास्ट वाले चीज को अगर आप देखें तो आपको क्या पता लग रहा है? F2 और F1 है बराबर, कि F2 और F1 दूसरे पे और पहले पे लगने वाला फोर्स दोनों वैल्यू में बराबर है, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है दीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो था, फोर्स हमेशा वैल्यू में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो इससे प्रूफ होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। एंड अब है बारी किसकी? एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताऊं इस वीडियो का, और भी होंगे, मैं आपको बताना चाहूँ आज की वीडियो में बहुत शानदार टॉपिक है, और इस वीडियो से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलने की उम्मीद है, मैं आपको बता दूं। आप 4 नंबर आपने कंफर्म कर सकते हैं अगर एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, और आप बाकी भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो क्या है एग्जाम्पल? देखिए जी, सबसे पहला एग्जाम्पल, एक आदमी है, एक बच्चा है, जब वो एक किनारे पे होता है और जैसे ही वो बोट से उतरता है आगे की ओर, आपने देखा होगा बोट है ना वो पीछे की ओर चली जाती है। आप सबने ये चीज चेक की होगी। रीजन क्या है? जब वो आदमी उस बोट पे था, लेट अस सपोज ये जो बोट थी और ये पर्सन कुछ इस पे इस तरह से खड़ा था, तब क्या था, ये दोनों एक ही सिस्टम थे, एक ही सिस्टम थे, और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स जो है ना भैया वो जीरो है। अब दोनों का कुछ मोमेंटम था, लेट अस सपोज, देखिए इनका मोमेंटम जीरो था। इतने में क्या हुआ, ये जो आदमी है ये तो उतर के आगे की तरफ आ गया, यानी ये आदमी मूव करने लगा तो इस बच्चे के पास आगे की तरफ कुछ पॉजिटिव में मोमेंटम आ गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर क्या बोल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? कि भैया किसी इवेंट से पहले जितना मोमेंटम होगा बाद में भी उतना होगा। पहले तो दोनों का मोमेंटम जीरो था, दोनों किसका? इस बच्चे का और इस किश्ती का, इस बोट का, दोनों का मोमेंटम पहले जीरो था, अब भी जीरो होना चाहिए। अब जीरो कैसे होगा? ये बच्चा तो आगे की तरफ चला गया, प्लस का मोमेंटम क्रिएट कर गया, तो बोट को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज उसको नेगेटिव का मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो ओवरऑल है ना फिर से कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो देख सकते हैं यार, प्लस पी माइनस पी फिर से कितना आ गया? जीरो आ गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, a person left on a frictionless surface can get away it by blowing air out of his mouth or throwing some object in the direction opposite to the direction in which he want। अगर एक आदमी, मान लीजिए आप देख पा रहे हो उसको, ये एक ऐसे सरफेस पे जो फ्रिक्शनलेस है, अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, यानी फ्रिक्शन वाले एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो क्या होगा? अगर ये आदमी अपने मुंह से या किसी भी तरीके से लेट अस सपोज इस तरफ एयर को ब्लो कर रहा है, तो इससे हुआ क्या? इधर की तरफ कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, उसको कंजर्व करने के लिए उस आदमी को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इधर प्लस का मोमेंटम भी है तो इधर माइनस का, ओवरऑल भी देखो जितना पहले उतना बाद में, यानी जीरो हो जाना चाहिए, तो आदमी ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन ये तभी वैलिड है जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो।
जनरली आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल भी। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन आपको पता होगा क्या होता है, जब भी किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, बुलेट तो आगे की तरफ मूव कर जाती है और बदले में जो गन है वो पीछे की ओर मूव करती है। यानी बुलेट वाला आगे की तरफ फोर्स अगर एक्शन है तो गन पे पीछे की तरफ लगा फोर्स रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन को आप रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं, यानी बंदूक का पीछे की ओर झटका लगना, आप ऐसे बोल सकते हो। अब हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है, एक फॉर्मूला बनाना है किस चीज का, कि अगर बुलेट किसी वी वेलोसिटी से मूव करती है और तो ये जो गन है ये भी पीछे की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव करेगी, लेट अस सपोज वो वीजी है, तो हम इनमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। लेट अस सपोज जो है ना, गन के मास को आप mg लिख रहे हो, m फॉर मास, g फॉर गन। इसी तरह से बुलेट को मास को आप mb से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ गन को, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी बोल सकते हो यार, और vb से रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब स्टार्टिंग में गन के अंदर जब बुलेट थी तो सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली पूरे सिस्टम का, सिस्टम बोले तो बुलेट प्लस गन दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, वो कितना था, 0 था। जैसे ही हमने क्या किया, इसको फायर किया, बुलेट आगे की तरफ मूव की, गन पीछे की तरफ मूव की, यानी दोनों के पास मोमेंटम आ गया। तो अकेले बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, ये जो बुलेट आगे की तरफ जा रही है, तो आप बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालोगे, बुलेट के मास को बुलेट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रहा। और गन भी तो मूव की, तो उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, गन के मास को गन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें तो टोटल निकालना है ना पूरे सिस्टम का, तो दोनों को ऐड कर दिया। और हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं, कि मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए सर, जितना पहले उतना बाद में, पहले 0 है, बाद में कितना है, बाद में तो इन दोनों का सम है, ये रहा। तो कंजर्व तभी होगा ना जब ये वाली वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बराबर हो, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो mgvg प्लस mbvb इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा हम निकाल लेते हैं किसको, vg को निकाल लेते हैं। तो पहले तो इस फैक्टर को इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का mbvb, और ऊपर से ये vg के साथ वाला mg इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देख लीजिए ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये नीचे सबसे लिखा हुआ, ये किस चीज का वेलोसिटी फॉर्मूला है, ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में vg है, यानी ये वेलोसिटी है गन की, जिससे वो पीछे की तरफ रिकॉइल हुआ। अब पीछे की तरफ गया, ये कैसे पता लगा, आप जरा देखेंगे यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिख रहा है, इस साइन को देखें जरा, ये माइनस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जिस तरफ बुलेट जा रही है गन उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा है। और इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब इस पे थोड़े से कुछ कंसेप्ट देखें जरा। अब आप इस चीज से एक तो देख पा रहे हैं कि ये जो Vg है ये mg के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला पॉइंट देखिए, Vg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mg। इट मीन जितना ज्यादा गन का मास होगा ना, उतनी कम रिकॉइल वेलोसिटी होगी। अगर गन का मास बहुत कम है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बहुत ज्यादा होगी। अगर आप चाहते हैं कि गन झटका ना मारे ज्यादा, तो ये काम तभी हो पाता है ना जब गन भारी हो, या तो गन भारी हो या आप उसको टाइटली होल्ड कर ले। ठीक है, हायर द मास ऑफ गन लेसर द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। सेकंड, देखिए जनरली होता क्या है, जब भी किसी बुलेट को फायर किया जाता है तो गन को देखो हाथ से टाइटली पकड़ा जाता है, होल्ड किया जाता है इस तरह से, बिकॉज इस गन का और हमारे हाथ का, पूरे हाथ का दोनों का मास जुड़ जाए। तो देखें कि गन का मास और मैन का मास जुड़ गया, टोटल ओवरऑल मास बढ़ गया। अगर हम इसको टाइटली होल्ड किए हुए, टाइटली शोल्डर के साथ लगा के, जैसे बड़ी गन होती है तो शोल्डर के ऊपर देखा होगा, कंधे पे रख के चलाया जाता है, सुना होगा कहावतों में, किसी के कंधों पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती। तो कंधे पे रखने का मीन क्या होता है, शोल्डर पर रख के हम ओवरऑल मास को बढ़ा देते हैं, गन प्लस मैन का, जिससे ओवरऑल मास बढ़ने का मतलब क्या होगा, रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाती है, गन जो है ना वो कम झटका देती है। तो ये इसी का कंसेप्ट है, काफी अच्छा कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये जो नीचे फॉर्मूला देख रहे हो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट्स जब ऊपर मूव करती हैं, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा होता है। बस एक चीज छोटी सी ध्यान दीजिए, ये जो रॉकेट वाला केस है ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है वेरिएबल मास सिस्टम का। वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब इस एग्जांपल में रॉकेट का मास लगातार चेंज होता है, वेरी करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब रॉकेट चलती है उसमें फ्यूल होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करती है वो फ्यूल धीरे धीरे जल जाता है और मास रॉकेट का ओवरऑल डिक्रीज होता रहता है, इसलिए ये वेरिएबल मास सिस्टम का एक एग्जांपल है। अब होता क्या इसमें, आप सबको बच्चों को पता होगा, रॉकेट जब चलती है तो इसका जो फ्यूल है, उसका जो एग्जॉस्ट है, धुआं बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और बदले में ये जो आपकी रॉकेट है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली की केस में आपने रॉकेट्स जलाई होंगी, इस तरह से छोटी छोटी रॉकेट्स आपने जलाई होंगी।
ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम आग लगाते हैं इस साइड में, तो ये जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। सेम यही लॉजिक है, बस थोड़ा-सा स्ट्रक्चर और फंक्शन में फ़र्क होता है। अब ज़रा सोचो, इनिशियली जब रॉकेट अपने लॉन्चिंग पैड पे होती है, वो मोमेंटम 0 कैरी करती है क्योंकि कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता, तो इनिशियल मोमेंटम इनका 0 होता है और जैसे ही लॉन्चिंग पैड से फायर करते हैं, एग्ज़ॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ कुछ पॉज़िटिव अगर मोमेंटम ले आती है, तो बदले में इस ऊपर वाले पार्ट को, रॉकेट के ऊपर पार्ट को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा कुछ नेगेटिव मोमेंटम के साथ, ताकि ओवरऑल अब भी कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये प्लस p है तो ये माइनस p मिला के 0 हो जाए। कंजर्वेशन को अभी करना ही करना है। ऐसे सिचुएशंस में देखिए कुछ फॉर्मूलेज़ हैं जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले समझिए m नॉट अगर फॉर्मूले में आएगा, इसका मीन है इनिशियली रॉकेट का मास, यानी जब स्टार्टिंग में विद फ्यूल उस रॉकेट का जो मास था वो m नॉट था। m क्या है, लेट अस सपोज किसी भी टाइम पे आप लेट अस सपोज 7वें सेकंड की बात कर रहे हैं, 8वें सेकंड की बात करें, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मास है उसको हम m लिखेंगे। ठीक है, जब पूरे रॉकेट का पूरा फ्यूल खाली हो जाएगा ना, एम्प्टी हो जाएगा कंटेनर रॉकेट का फ्यूल से, तो उस टाइम उसका जो मास बचेगा उसको mr लिखा, रेजिडुअल मास भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जॉस्ट है, जो गैसेस है बाहर निकल रही हैं, इसकी वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करें अगर हम, और वेलोसिटी किसकी, रॉकेट की किसी भी टाइम पे, लेट अस सपोज जैसे 7वें सेकंड में आपका मास m लिख रहे थे, तो 7वें सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी रॉकेट की उसको v से लिखेंगे ना, सिर्फ 7वें नहीं, किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे-जैसे ये रॉकेट ऊपर जा रही है तो मास तो मैंने कहा वेरिएबल है, वो तो चेंज हो रहा है। अरे किस रेट से चेंज हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि हर 1 सेकंड में कितना मास डिक्रीज हो रहा है। तो उस रेट को dm/dt को, dm मीन टू से चेंज इन मास, dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मास किस रेट से चेंज हो रहा है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कहा जाता है रॉकेट का, या इसको बोल सकते हो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, कि जो फ्यूल है वो किस रेट से खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, या फिर आपको बोल सकते हो उसको रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द फ्यूल, किस रेट से फ्यूल इजेक्ट कर रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब सबसे पहला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। रॉकेट, एक क्वेश्चन बन जाता है यार, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो यार एक फोर्स है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है ना, अपवर्ड फोर्स, इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट ऑन रॉकेट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, इस अपवर्ड थ्रस्ट निकालने का, माइनस माइनस बिकॉज क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये उससे दूर जा रहा है इसलिए माइनस है। यू वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये ऊपर बढ़ रहा है, या फिर आप समझिए जिस सॉरी ये यू है इसके फ्यूल की वेलोसिटी जिससे बाहर निकल रहा है, एग्जॉस्ट की वेलोसिटी जिससे वो बाहर निकल रहा है। डीएम बाई डी टी आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अभी भी हमने लिखा, माइनस का एमजी क्या है, इसका वेट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये फॉर्मूला है आपके पास अपवर्ड थ्रस्ट का, ठीक है जी, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने बता दिया कि थ्रस्ट के अपोजिट मूव कर रही है ये। अच्छा, यहाँ पर ये जो सिर्फ फैक्टर है ना, माइनस का यू dm/dt, ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल यूज किया जा सकता है अगर आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो लास्ट में mg फैक्टर है वो गायब कर देंगे, आपके पास थ्रस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू माइनस यू dm/dt। ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। सेकंड फॉर्मूला देखिए जी जरा, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। एक्सेलरेशन निकालना बड़ा आसान है। अभी देखो, आपने थ्रस्ट का फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था मुझे याद बताएं आप जरा, माइनस का यू था आपके पास, है ना, माइनस का यू था, dm/dt था, माइनस का mg भी लिखा था। अब क्या इस थ्रस्ट को तुम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर इस मास को तुम इधर ले आओ तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर डिवाइड में आ जाएगा। देखो क्या यही फॉर्मूला बना, बिल्कुल सेम यही बना सर, बस यहाँ माइनस हटा रखा है सिर्फ क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें। और अगर आप जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला फैक्टर भी उड़ा दीजिए, प्लस माइनस में जो जी लिखा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, u/m dm/dt। आई थिंक सो क्लियर है ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट याद रखिए, डेरिवेशन पे मत जाएं आप। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। रॉकेट जब हवा में जा रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यार तुम्हें कोई टाइम की वैल्यू दे दे और उस टाइम पूछ ले भैया ये रॉकेट कितनी स्पीड से चल रही है, बता दो जरा हमें, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है v इज इक्वल्स टू यू आपको पता है ये जो एग्जॉस्ट जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, लॉगरिथम, ठीक है, ये फंक्शन होता है आपको पता है मैथमेटिकली, बेस ई, एम नॉट बाई एम, एम नॉट है बिल्कुल स्टार्टिंग का मास और एम है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का मास रॉकेट का, माइनस का जी इंटू टी, टी वो टाइम जिस पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहता है। ठीक है, हालांकि अगर इसका यूज होगा तो आपको लॉगरिथम की वैल्यूज देगा, लेकिन जनरली इतना इसका यूज नहीं है। और वही बात अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें तो इस जी टू को हम हटा देंगे लास्ट वाले को, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा।
नेक्स्ट वन इज बर्न आउट स्पीड। बर्न आउट स्पीड नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा, बर्न होते टाइम यानी जब सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा उस टाइम पे रॉकेट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बर्न आउट स्पीड बोल सकते हैं। तो ये वीबी है, ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होती है क्योंकि यार उस टाइम पे रॉकेट सबसे हल्की होगी तो उस सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। जो उसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है यू लॉग एम नॉट बाई एम आर, यानी ये जो जीटी को एक तो इग्नोर कर दो और यहाँ पर जो बचा हुआ मास है उसकी जगह एम ना लिखो, एम आर लिख दो, क्योंकि बचा हुआ तो सिर्फ रॉकेट का रह जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यार एक रॉकेट का सबसे ज्यादा वेलोसिटी या स्पीड कब होता है, जब उसका सारा फ्यूल जल जाता है तब होता है। आई थिंक सो ये क्लियर है। तो ये था रॉकेट वाला आपका कंसेप्ट। उसके बाद कुछ कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पे। अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पे भी देखिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमेशा एप्लीकेबल है। लेट अस सपोज आपके पास कोई एक स्टार्टिंग में बॉम्ब था, आपको पता है ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, जीरो है। अब जैसे ये एक्सप्लोड करता है, ध्यान दीजिए एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो सारे के सारे इंटरनल है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोड कर रहा है। एक्सटर्नल अभी भी कितना है, जीरो है, इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। इट मीन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये बम टूटता है, चाहे वो दो फ्रेगमेंट्स में टूटे, चाहे तीन में टूटे, चाहे 40 में टूटे या चाहे 50 में टूटे, जितने भी उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना उन सब का लीनियर मोमेंटम, अगर मान लीजिए ये मैं P1 लिखता हूँ, इसको मैं P2 लिख देता हूँ, इसको मैं P3 लिख देता हूँ, सबका कुछ ना कुछ मोमेंटम लिखूं, तो इन P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी पार्टिकल है उन सबके मोमेंटम का अगर सम करते हैं ना, वो भी पता है कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि इनिशियली ये कितना था, जीरो था, बाद में भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। यानी ये एक्सप्लोजन ऑफ बम में कंसेप्ट लगाया जाएगा। ठीक है जी। जनरली आपके जो एग्जांपल आते हैं उसमें दो या तीन फ्रेगमेंट करने के लिए कहा जाए। मैं जैसे तुम्हें बोल दूं एक बम था, इनिशियली एट रेस्ट था, तो बोलेंगे सर रेस्ट पे था तो जीरो मोमेंटम होगा। बिल्कुल सर, मोमेंटम इसका जीरो है। मैंने कहा उसके दो फ्रेगमेंट्स हो गई, एक इधर की तरफ मूव किया 2 kg का था, एक इधर की तरफ मूव किया 3 kg का था, इस तरफ मूव किया। अगर इसकी वेलोसिटी मैं तुम्हें बोल दूं 10 मीटर पर सेकंड है, तो भैया इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, क्या बता सकते हो? सर बिल्कुल आसान है, इनिशियली मोमेंटम जीरो था, बाद में भी तो जीरो होगा। कैसे होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कि मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी मोमेंटम आता है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी जो भी होगी इनका सम भी जीरो होगा। कंजर्वेशन तो यही बोलता है। तो आपके पास क्या आ गया, 20 प्लस में 3v इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या आ गया, 3v इज इक्वल टू माइनस का 20 एंड v इज इक्वल टू माइनस का 20/3। आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, अगर पहला ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा आपका राइट में जाएगा, ये डायरेक्शन के लिए है और आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली आपके पास दो या तीन फ्रेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। भी ये मैं आपको बताऊं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बस इस वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म कर दें। अगर थोड़ा बहुत बचा तो वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इसके काफी सारे, मतलब ये माने कि अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। हाँ जी, इसके बाद बारी देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड क्वेश्चन करने में, तो ये सब चीजें काम आएंगी। अब हमारी बारी है अगले कंसेप्ट की जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एग्जाम में आपसे जनरली ये पूछता नहीं है, बट आगे के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है यार, सिंपली जब किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं, वो किसी दूसरे सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसी रस्सी से बंधा है, वो नीचे स्लाइड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसी सभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको इजी समझने के लिए उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखा देंगे। तो वो जो डायग्राम बनेगा वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। जैसे इस पहले डायग्राम में देखिए, बिल्कुल यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। तो आप देखिए एक ब्लॉक है M1 मास का, उसको एक रस्सी से बांधा, एक पुली से क्रॉस किया, फिर एक और ब्लॉक लगा दिया M2 मास का। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये ब्लॉक नीचे की ओर खिसक रहा है, तो ये भैया ये ऊपर की तरफ ही तो जाएगा क्योंकि एक रस्सी से बंधे हुए हैं। कुछ एंगल वैंगल दिखा रखे हैं। अब अगर मैं क्या करूं, खाली इस ब्लॉक पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाऊं। आपको पता है इस ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है, रस्सी वाला फोर्स ऊपर की तरफ, बोलेंगे सर बिल्कुल सही लग रहा है। ये जो सरफेस है, आपको पता है हमेशा एक सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर, तो इस पे एक सरफेस फोर्स लगाएगा। तो देख लीजिए उसको भी दिखा दिया हमने, लेट अस सपोज वो R1 है। ठीक है। अच्छा, अब इसका कुछ mg होगा नीचे की तरफ, इसका mg होगा सर नीचे की तरफ, बिल्कुल होगा। इस mg का कंपोनेंट करो तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक इधर होगा, बिल्कुल सर इधर होगा। अगर ये अल्फा एंगल है तो बेटा ये एंगल भी आपका अल्फा होगा, तो ये आपका कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस अल्फा। फिर ये क्या बन जाएगा mg साइन अल्फा। अच्छा ये m1 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया m1 m1।
तो देखो जरा इसमें क्या आपको M1G cos अल्फा दिखा रखा है सर, बिल्कुल आपने दिखा रखा है। क्या इधर M1G sin अल्फा है सर, बिल्कुल दिखा रखा है। और कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सेलेरेशन ए से, तो कितने फोर्स से जाएगा M1 इंटू ए से। तो आपने किया क्या यार, जस्ट आपने इस बॉडी को अलग से बनाकर उस पे जितने भी फोर्स लग रहे थे उसको दिखा दिया। सेम एज इट इज अगर आप इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखा दो, एक ब्लॉक आप देख ले यहाँ पर, क्या इस डायग्राम में सभी फोर्सेस दिख रहे हैं, जैसे मुझे तो दिख रहा है, इसका जो वेट होगा शायद वो mg नीचे देख लो, ठीक है। उसके अलावा इस पे कोई फोर्स ऐसे लगाया गया टेढ़ा, यानी ये फोर्स लगाया गया कुछ इस तरह से F, इसका कंपोनेंट क्या, एक कंपोनेंट आगे की तरफ लगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगा, ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन R, और इस आगे भी बढ़ रहा है कुछ एक्सेलेरेशन A से, यानी हमने सभी के सभी फोर्सेस को दिखा दिया। तो यार इसी तरह के डायग्राम्स को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। इसको धीरे धीरे बनाना हम सीख भी लेंगे आगे, चिंता वाली बात नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार, मैं आपको बोल दूं बहुत बार आया है, और इस बार भी आने के चांसेस है। क्या है, ये है कंसेप्ट किसका, वेट वर्सेस एपरेंट वेट का, किसकी, किसी बॉडी की। जनरली ये जो क्वेश्चंस है ये रिलेटेड टू आपके लिफ्ट यानी एलिवेटर्स इनको कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। या कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि एक लिफ्ट में, एक एलिवेटर में या तो स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है या उसमें कोई सिंपल पेंडुलम टांगा हुआ है। अब जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लिफ्ट या एलिवेटर के केसेस में सारा का सारा जो चेंज है वो एक्सेलेरेशन के अंदर आ जाता है। अब एक्सेलेरेशन पे स्प्रिंग बैलेंस की फंक्शनिंग भी डिपेंड करती है, एक्सेलेरेशन पे सिंपल पेंडुलम की फंक्शनिंग भी डिपेंड करती है, ये चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझो वेट किसको कहा जाता है और एपरेंट वेट किसको कहा जाता है। व्हाट यू फील इज योर एपरेंट वेट। देखिए जनरली होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, एक मान लीजिए रेस्ट पे है, तो आपको पता है अर्थ इसको नीचे की ओर खींचती है, बिल्कुल अर्थ इसको नीचे की ओर खींचती है, mg फोर्स लगाती है, इसी को हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और सरफेस पे आपको पता है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है सर, बिल्कुल लगाती है। इस नॉर्मल रिएक्शन को जनरल जनरल केसेस में ये दोनों बराबर होते हैं, अगर सिस्टम रेस्ट पे हो तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, इसी को एक्चुअल में हम वेट बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बट व्हेन यू आर इन अ सिस्टम, आप एक ऐसी जगह पर है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये कुछ अलग मिलता है, ये mg के बराबर नहीं मिलता, ये कुछ अलग मिलता है, या तो ये ज्यादा मिलता है या आपको ये कम मिलता है। और ये आपको मिलेगा यानी आपको फील होगा, इसी चीज को आप बोलते हो एपरेंट वेट बोलते हो, इस Fn को, Fn नॉर्मल फोर्स को। एपरेंट वर्ड क्यों लगाया गया, क्योंकि ये आपको अपीयर होता है कुछ अलग वैल्यू का, कुछ जगहों पर, सभी जगह नहीं होता, कुछ जगहों पर। इट इज नॉट द पुल ऑफ ग्रेविटी डाउन ऑन यू, ये ग्रेविटी पुल नहीं है, क्योंकि उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चेंज नहीं हो रही, तो mg तो उतना ही रहेगा। बट अगर आप एक ऐसी जगह पे जो खुद मूव कर रही है, तब आप फील करोगे, आपको ये जो Fn है कुछ अलग वैल्यू का मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, apparent weight you feel is actually the normal force of the elevator। यानी एपरेंट वेट क्या है, वो फोर्स है जो आप फील करते हो जनरली एलिवेटर्स के अंदर। द नॉर्मल फोर्स चेंजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ एलिवेटर फ्लोर। ये जो एलिवेटर का फ्लोर है, अगर ये मूव करता है तो आपको, आपका ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कुछ अलग मिलता है। कितना अलग मिलता है, तो चलिए जी इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अब लिखेंगे, जहां पर भी आपको mg लिखा मिले तो समझ लेना वो एक्चुअल वेट है, रियल वेट है, mg से लिखे। और एपरेंट वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, आप उसको r से भी लिख सकते हो, आप उसको n से भी लिखते हो। जनरली होता क्या है, अगर कोई सरफेस ऐसे है आपके पास रेस्ट पे है, और उस बॉडी पे आपको पता है mg नीचे की तरफ लगता है, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ लगता है, आप सब बच्चों को पता होगा। अब इसके केसेस पढ़ने हैं। केस नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, आप एक ऐसी सिस्टम में है जो कि रेस्ट पे हो, लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, लिफ्ट एट रेस्ट पे है। अब मुझे बताओ, एक लिफ्ट है, उसमें एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, उस पे mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है सर, बिल्कुल एक्ट कर रहा है। लिफ्ट रेस्ट पे है तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसके अलावा क्या कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा सर, बिकॉज लिफ्ट रेस्ट पे है, इट मीन उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी जीरो है, इट मीन एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब कि भैया एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये जो r और ये जो mg है दोनों बराबर है। r को हम एपरेंट वेट बोलते हैं, mg को रियल वेट बोलते हैं। यानी इस सिचुएशन में आपका जो रियल वेट है वही आपको अपीयर होगा, वही आपका एपरेंट वेट होगा, कुछ अलग महसूस नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन इससे मैं एक और बनाता हूँ। आपको कहा कि भैया एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर मैं बोल दूं एक वेइंग मशीन है, उस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया और 5 किलो रीडिंग बता रहा है, लिफ्ट रेस्ट पे है, तो बताओ रीडिंग कितनी होगी सर, 5 किलो ही तो होगी, क्योंकि एपरेंट वेट और रियल वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, आपको इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे दे दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट है लिफ्ट से बाहर, उसका कुछ वेट है, लेट अस सपोज वो 50 केजी है, केजी वेट है, केजी वेट मतलब इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करते ही ये फोर्स आ जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है प्रैक्टिकल यूनिट्स का। ठीक है जी, क्वेश्चंस में भी फिर बता दूंगा आपको। आपको कहा गया है 50 केजी वेट बाहर है, आपने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस ले रखा है यहाँ पर लिफ्ट के अंदर और इससे टांग दिया इसको, और ये लिफ्ट अब रेस्ट पे मेरे भाई अभी मूव नहीं करवा रहे। तो बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, वो भी 50 केजी वेट ही तो बताएगा, क्योंकि जब तक सिस्टम रेस्ट पे है जो रियल वेट है वही एपरेंट वेट होता है। इस क्वेश्चन में आपको देखो वेट अगर उतना ही है ना तो जी भी उतना है। देखो एपरेंट वेट को अगर मैं मास इनटू एपरेंट एक्सेलरेशन लिखूं, एपी लिख देता हूं, तो रियल वेट आपका क्या होगा, होगा मास इंटू जी होगा, एम से एम कैंसल, यानी ऐसे सिस्टम में जो एपरेंट एक्सेलरेशन होगी वो नॉर्मल जी के बराबर ही तो होगी। अब इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने ये कहा आपको, एक वही लिफ्ट है, रेस्ट पे है, इसकी छत पे एक पेंडुलम बंधा हुआ है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखो यार टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जी में कोई चेंज आया नहीं ना, एपरेंट और जी उतना ही है तो यहाँ पर जी ही रहेगा, तो टाइम पीरियड का इसका ये नॉर्मल फॉर्मूला ही रहेगा। आगे एग्जांपल्स में तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर लिफ्ट आपकी रेस्ट पे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा रहेगा सब सिस्टम। अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल देखो, ये कंफ्यूज करता है जनरली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, या लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वर्ड सबसे मेन वर्ड है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब भैया एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा। ऐसे केसेस में जो आपका mg होगा वही आपका r होगा, वही सेम एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू रियल वेट, या एपरेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g। ये मेरे भाइयों याद रख लेना। अब क्वेश्चंस देखो वन बाय वन बनाते हैं इससे। पहला क्वेश्चन तुम्हें कहा गया या एक आदमी है, वो लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे है, लिफ्ट स्टार्टिंग में मेरे भाई रेस्ट पे है, वेइंग मशीन पे जब वो आदमी खड़ा होता है उसकी जो रीडिंग आती है वो मान लीजिए 100 किलोग्राम वेट है ना, फोर्स की वैल्यू है ये नहीं, 100 किलोग्राम। अब वो जो लिफ्ट है आपको कहा गया वही सेम लिफ्ट है, वो अब ऊपर चलने लगी, कहाँ चलने लगी, ऊपर चलने लगी, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलने लगी। अब मुझे बताओ वो जो वेइंग मशीन है उस पे वो आदमी जो खड़ा हुआ है उसकी रीडिंग कितनी होगी, सर उतनी ही होगी, 100 किलोग्राम वेट। क्यों, क्योंकि सर कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करें तो रियल वेट और एपरेंट वेट सेम होते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, इसी क्वेश्चन में चेंज लाया, मैंने कहा भैया इसकी छत से एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है, उससे एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है, उसका जो वेट है वो आपको दे रखा है 5 किलोग्राम वेट। आपको कहा ये लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी इतनी स्पीड से, ठीक है। अब बताओ उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, सर उतनी ही रहेगी, 5 किलोग्राम वेट। क्यों रहेगी उतनी, क्योंकि सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये कंडीशन अभी अभी तो बताई। अच्छा, तीसरा सिचुएशन आपको ये बना दे, आपको कहा जाए कि एक लिफ्ट रेस्ट पे है, उसकी छत से एक पेंडुलम बना हुआ है, वो ऑसिलेट कर रहा था, उसका टाइम पीरियड कुछ टी था जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा वही लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेट अस सपोज 15 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब बताओ उस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा उतना, क्योंकि सर जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी यहाँ पर होती है एक्सेलेरेशन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सर पहले जी थी अब भी जी रहेगी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर एपरेंट आपके पास आना चाहिए ना एक्सेलेरेशन, तो वो तो जी के बराबर ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अच्छा, ये तीनों एग्जांपल मैंने अपवर्ड जाने के लिए, सेम एज इट इज डाउनवर्ड जाने के केस में भी तुम ये लगा सकते हो। आई थिंक सो क्लियर होगा ये कंसेप्ट। तो यानी एक में तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको वेइंग मशीन का बोल दे, आपको ऊपर स्प्रिंग बैलेंस लगा मिल जाए, या आपको पेंडुलम लिखा मिल जाए। अच्छा, पेंडुलम के केस में हम वेट ना बोल के हम वहां जी का यूज करेंगे, यानी एक्सेलेरेशन का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अरे क्या लिख दिया, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का मतलब ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट कर रही है, किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, यानी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। गड़बड़ तो यही होगी, लिफ्ट ऊपर की ओर जाए और किसी एक्सेलरेशन से जाए। ऐसे केस के अंदर देखिए जरा, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, इट मीन इस बार कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, मास, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है जी। अब जनरली तो होता था mg नीचे की ओर लगता था, r आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता था, लेकिन अब एक्सटर्नल फोर्स भी आपको पता है ऊपर की तरफ, यानी ये जो r है शायद ये बड़ा है ना, r बड़ा है और mg छोटा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं पूछूंगी कितने एक्सटर्नल फोर्स से ऊपर जा रहा है, बोले सर r में से mg माइनस कर दें, क्योंकि आपको मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ भी आप मुझे बताओ इस पे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और इस पे लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स, बताओ ये डिब्बा किधर जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर जाएगा, कितने फोर्स से जाएगा? सर 3 न्यूटन से जाएगा। ये 3 तुमने निकाला कैसे? तुमने 10 में से 7 को माइनस किया ना, मैंने कहा ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस फोर्स से, m में से, बताओ ये है कितना? बोले सर r में से mg माइनस करना पड़ेगा ना, तो f एक्सटर्नल क्या होगा? r माइनस mg। तो यहाँ से मुझे बता दो, एक्सटर्नल को m में लिखा, r माइनस mg, यहाँ से r निकाला तो आर आया ma प्लस mg, यानी ओवरऑल एक फॉर्मूला बन गया, नॉर्मल रिएक्शन यानी एपरेंट वेट है इज इक्वल टू mg प्लस a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे भाइयों, याद रखना, mg प्लस a। नॉर्मल होता है mg, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया एक्सेलेरेशन जिससे लिफ्ट ऊपर जा रही है, ओवरऑल एक्सेलेरेशन बढ़ गया आपका। तो मैं बोल सकता हूँ भैया अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो एपरेंट वेट बढ़ जाता है रियल वेट के कंपैरिजन में। जी, यानी आप अपने आप को हैवी महसूस करोगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए जरा, आर अभी अभी दिख रहा है आपको, क्या हो गया, एम जी, जो नॉर्मली होता था अब जी नहीं रहा, अब वो जी प्लस ए हो गया, यानी उसमें ये ए वाला फैक्टर ऐड हो गया। ये ए क्या है, ये वो एक्सेलेरेशन है जिससे लिफ्ट ऊपर जा रही है। अच्छा, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ m इंटू एपरेंट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, तुम मुझे बताओ m से m कैंसल, तो एपरेंट एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी, वो g प्लस ए आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो यार मेरे भाइयों, एग्जाम्पल देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, एक लिफ्ट मैंने कहा रेस्ट पे थी, फ्लोर पे एक वेइंग मशीन, उस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका जो वेट है आपको लेट अस सपोज वो दे रखा है 50 केजी वेट, 50 केजी वेट दे रखा है, इन 50 केजी मास है, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये। अब आपको कहा वही लिफ्ट जो है ना, वही लिफ्ट जिसमें वही वेइंग मशीन वही ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, कितने से एक्सेलरेट कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। क्या अब इसकी रीडिंग 50 किलो वेट होगी? सर नहीं होगी। इससे कम होगी? सर नहीं होगी। इससे ज्यादा होगी? सर बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि अपरेंट वेट बढ़ जाता है। कितना होगा निकालने का? बड़ी आसान सा तरीका, आप क्या करोगे, m यानी 50 है, पहले वाली g कितनी थी, 9.8 है, अब कितना जोड़ दोगे, अब 2 जोड़ दोगे इसमें फैक्टर, तो आपके पास नया वेट आ जाएगा। इस तरह से आपने यही काम तो करना है। ठीक है जी, आप इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन लाइन आपको स्प्रिंग बैलेंस का देके बोले तो भी सेम यही करना है, और पेंडुलम वाला मैं केस बनाऊं तो आपको बोला जाए एक पेंडुलम ऐसे छत से लटक रहा था जब लिफ्ट रेस्ट पे थी। अब आपको कहा कि वही लिफ्ट है जिसकी छत पे पेंडुलम लगा हुआ है, और आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलेरेशन आपको 2 मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सर पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, जी नहीं आएगा सर, जी प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि हमारी लिफ्ट एक्सेलेट कर रही है। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सर पहले एक्सेलेरेशन जी थी, अब अभी तो बढ़ गई है, नीचे वाला फैक्टर बढ़ा तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, यानी लिफ्ट में पेंडुलम अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड उसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा इस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत काम आएगा। जी अगला आपके पास फॉर्मूला क्या है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट है एक्सेलेट कर रही है, लेकिन इस बार आ कहाँ रही है, वो लिफ्ट नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, कितने एक्सेलेरेशन से, ए। अगेन देखिए इस केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन है यार इसके अंदर, एक्सेलेरेशन। तो फॉर्मूला बिल्कुल बनाना आसान है, लिफ्ट अब नीचे की तरफ अगर एक्सेलेट कर रही है तो यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब नीचे की तरफ कब लगेगा, जब mg बड़ा हो किससे, r से, वही सेम कहानी, 10 न्यूटन फोर्स नीचे लगा, 7 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा, वो बताओ किधर जाएगा, बॉडी सर नीचे जाएगा 3 न्यूटन से। ये 3 निकाला कैसे, 10 में से 7 को माइनस किया ना, तो ये एक्सटर्नल एम में निकालोगे कैसे, mg में से r को माइनस करो, mg में से r को माइनस किया, इसको सोल्व किया, आपके पास r आ गया, देखो क्या, mg माइनस ए, जस्ट ध्यान दीजिए यहाँ माइनस आया, ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, यानी एपरेंट वेट कम हो जाएगा रियल वेट से। जब भी एक लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, एक झूला है बहुत बड़ा, आप उसमें बैठे हो, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप अपने वेट को कम महसूस करेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, बिकॉज एपरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ से आप एपरेंट एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, क्या एपरेंट एक्सेलेरेशन जी माइनस ए हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, ये जी माइनस ए। ठीक है, ये भी क्लियर है।
अच्छा जी, इसी के अंदर भी इस पे क्वेश्चन वैसे ही बन सकते हैं, जो भी जस्ट मैंने पीछे ये 3 एग्जांपल बताए ना, बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल इसके बन जाएँगे, बस एक्सेलेरेशन g माइनस ही हो जाएँगी। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस भी है, इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, कोई भी चीज़ है ना, वो अपने आप ऐसे नीचे गिर रही है, तो उस केस में आपको पता है एक्सेलेरेशन, उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, ए और जी बराबर हो जाते हैं। अगर ए और जी बराबर है, तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, ये जो फॉर्मूला है देखिए ज़रा, इसमें मैंने फॉर्मूले में पुट किया एम जी, यहाँ ए आता है ना, ए की जगह भी तो जी लिखना है क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन है, तो जी माइनस जी जीरो, यानी एपरेंट वेट बिकम्स जीरो, और इस कंडीशन को वेटलेसनेस कहा जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट जीरो महसूस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसको वेटलेसनेस की कंडीशन बोलेंगे, एपरेंट वेट जीरो। रीजन क्या है, एक्सेलेरेशन है ना जो एक्सटर्नल, वो आपकी ग्रेविटी के बराबर हो जाए। ये सेम कंडीशन आपको सैटेलाइट्स के अंदर भी मिलती है, सैटेलाइट्स के अंदर भी आपको वेटलेसनेस की कंडीशन मिलती है। या किसी चीज को अगर आपको बोल दिया जाए, एक लिफ्ट है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक लिफ्ट है, उसकी रस्सी टूट गई, वो नीचे गिर रही है, तो बताओ उसके अंदर वेइंग मशीन है, बताओ क्या रीडिंग शो करेगी सर, जीरो करेगी। क्यों जीरो करेगी मुझे बताओ, क्योंकि सर वो फ्री फॉल कर रही है, रस्सी टूट गई तो फ्री फॉल होगा, अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो फ्री फॉल के टाइम पे आपको पता है एपरेंट वेट क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। एक चोर एक घर से चोरी करता है, सामान सिर पे रखता है, छत से छलांग लगाता है नीचे, छत ज्यादा बड़ी नहीं थी यार, तो जब वो छलांग लगा रहा होता है तो उसको उस चीज का जो उसके सिर पे रखी है उसका वेट कितना लगेगा सर, जीरो लगेगा, महसूस ही नहीं होगा। कारण क्योंकि सर वो फ्री फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल में वेट जीरो हो जाता है। आई थिंक सो क्लियर होगा ये कंसेप्ट आपके। अच्छा, अगर आपको ध्यान दीजिए, इन सब सिचुएशन में मैंने जो एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन ली है, वो मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जी ली है, या जी से बड़ी नहीं लेनी हमने, है ना। अगर जी से बड़ी ले लेंगे, अगर मान लीजिए इसी केस में मैं बोलूँ कि जी एक्सेलेरेशन तुम्हारी जी से बड़ी आ जाए, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यार, अपरेंट वेट नेगेटिव आने का मतलब ये ऑब्जेक्ट हवा में उड़ने लग जाएगा, ये इस जो लिफ्ट है इसकी छत के साथ टच कर जाएगा। ओके जी, यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था, अभी एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें भी आएंगी इस वीडियो के अंदर। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, अगर एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट की क्या हम निकाल रहे हैं एक्सेलेरेशन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी ये चीज लेके आ रहा हूँ, कहीं सोचो सर ये चीजें पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है मेरे भाइयों, प्रीवियस क्वेश्चन की झलक देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पुल इज हॉरिजेंटल, एक डिब्बा है जिसका मास m है, उसको हॉरिजेंटली हम खींच रहे हैं, देखिए जरा ये आपका फोर्स है जिससे हम खींच रहे हैं, ठीक है, फोर्स है F, तो भैया कुछ एक्सेलेरेशन आई होगी, कितनी है A, ये इस तरफ आ रहा है, तो सभी फोर्सेस को दिखाएं फ्री बॉडी डायग्राम में, तो आपको देखिए जरा, ये जा तो लेफ्ट में रहे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस पे और फोर्स लग रहे हैं सर, बिल्कुल mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, अब आपको पता है ये जो सरफेस है ये भी चुप नहीं बैठने वाला, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ R। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस डिब्बे को देख के मुझे बताओ, क्या ये ऊपर जा रहा है सर, नहीं जा रहा, क्या ये नीचे जा रहा है सर, नहीं जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, इट मीन आर और mg बराबर है सर, बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करे तभी तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस डिब्बे पे पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा सर, नहीं लगा, आगे की तरफ लगा सर, बिल्कुल लगा, एफ, तो यानी ये फोर्स उसको आगे चला रहा है, तभी तो वो डिब्बा इधर जाएगा, ये चलाने वाला फोर्स कितना है, m इंटू ए, तो यहाँ से आप डिब्बे की एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, क्या आएगा, एफ अपॉन एम। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगेन, व्हेन अ पुल इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड डायरेक्शन, एक डिब्बा है, इसको हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, मैं यहाँ एक डायग्राम बनाना चाहूँ, देखो एक डिब्बा है, इस पे इस तरह से ऐसे फोर्स लगा हुआ और हम खींच रहे हैं, जैसे जनरली क्या होता है, एक मान लीजिए जैसे खिलौने वाली कार है ऐसे, तो एक बच्चा क्या करता है, उससे रस्सी बांधता है इस तरह से, और जो बच्चा है इस रस्सी को ऐसे पकड़ के और उसको खींच के आगे लेके जा रहा है, तो मुझे बताओ वो ऐसी तो फोर्स लगा रहा है, रस्सी पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, और ये कार कैसे हवा में उड़ के आएगी, नहीं ना, ये कार तो आगे की तरफ बढ़ती है, इस तरफ बढ़ती है, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है, तो इस तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सभी फोर्सेस को दिखा दें। अब सबसे पहले ये वाला फोर्स देखो जरा, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया यार समझाने के लिए, आपको बीच में से दिखा दिया, आप ऐसे साइडों से भी दिखा सकते हैं। अगर ये फोर्स तुमने F लगाया, ये फोर्स लगाया F, अब बाकी फोर्सेस भी दिखा दो, आपको पता है mg नीचे की तरफ हमेशा लगता है, ग्रेविटी वाला फोर्स mg बिल्कुल लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है सर, बिल्कुल लगा, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास R लगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल वाली, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा है, तो इस फोर्स के कंपोनेंट करें, एक आ गया F cos थीटा, एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, देखिए साइड में थोड़ा सा दिखा रखा है, ये कितना आ जाएगा F cos थीटा। अब मुझे बताओ जरा, ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं सर, आर भी लग रहा है और एफ कोस थीटा भी लग रहा है, और नीचे लग रहा है mg, क्या ये डिब्बा ऊपर या नीचे जा रहा है सर, नहीं जा रहा,
है ना, ये डिब्बा तो लेफ्ट में जा राइट में जा रहा है सर। अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले बराबर है। तो देखो ऊपर वाले हैं आर और प्लस में एफ कोस थीटा। देखो आर, सॉरी एफ नहीं साइन था ना, ऊपर तो साइन वाला था, सॉरी क्षमा चाहूंगा साइन वाला था। तो आर प्लस एफ साइन थीटा, नीचे कितना बेटा आपका एम जी, तो ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये डिब्बा ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ आगे कौन लेके जा रहा है? सर आगे तो लेके जा रहा है एफ कोस थीटा, आगे तो एफ कोस थीटा लेके जा रहा है। और आगे वाले फोर्स को आप एफ लिखते हैं जनरली, या मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो मैंने इसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिखा? जो उसको आगे लेके जा रहा है, आगे तो एफ कोस थीटा लेके जा रहा है। तो यहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना आया? एफ कोस थीटा अपॉन में एम। आप ऐसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बोलूं, आपने क्या किया? पुश किया, इसको धक्का मारा, मतलब ये तो खींच रहे थे, आप ऊपर की तरफ खींच रहे थे। अब आपको क्या किया जाए? यहाँ से धक्का मारा जाए तो क्या होगा? देखो ऐसे सिचुएशन में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए फोर्स आपका इस तरह से लग रहा है नीचे की तरफ, फिर से आपने कंपोनेंट किया, एक फोर्स का इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। इस बार होगा क्या? इस बार होगा क्या? mg के अंदर एक कंपोनेंट जुड़ जाएगा इस फोर्स का, क्योंकि अगर ये आपका ओरिजिनल फोर्स है मेरे भाई, ये वाला एफ है, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल में है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। यानी पहले अकेले डाउनवर्ड mg लगता था, अब एफ साइन थीटा लग गया। तो mg प्लस एफ साइन थीटा, ये आर के बराबर हो जाएगा। देख लो आर के बराबर कौन है? mg प्लस एफ साइन थीटा। और कौन आगे लेके जा रहा है? अगेन वही एफ कोस थीटा आगे लेके जा रहा है। तो एफ कोस थीटा को एम ए के बराबर रखती है। तो यहाँ से आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बताना चाहूँ, दोनों क्वेश्चंस में बताना चाहूँ, आप एक चीज को जरा ध्यान से देखें। नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा है, तो मुझे बताओ। सर ऊपर वाले केस में आर जो है ना हमारा, वो एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, और नीचे वाले केस में आर एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। यानी ये नीचे वाला जो पुश है ना, पुश, इस केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। पुश वाले केस में सर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रिक्शन, है ना, कब ज्यादा लगता है? जब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो। तो यानी पुश वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अगर आप किसी चीज को मूव करवाना चाहते हो, तो आप उसको पुश करने की बजाय यार पुल करो, क्योंकि पुल करने पर नॉर्मल रिएक्शन कम मिलेगा, फ्रिक्शन कम मिलेगा। और पुश के केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। यानी पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। ये क्वेश्चन भी एक इससे बना सकते हो जी। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूं आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर इस पे इस इंक्लाइंड सरफेस पे एनडीए के अंदर भी आया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा था आपसे शायद। ठीक है, तो देखो जी इस क्वेश्चन को। तो आपको कहा कि एक अगर आपके पास ब्लॉक हो, वो इंक्लाइंड प्लेन्स पे हो, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो, ढलान हो, उसके ऊपर रखा जाए। तो व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, मतलब ये जो प्लेन है ये मूव खुद नहीं कर रहा, सिंपल ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, वो रुका हुआ है। क्या हुआ है? रुका हुआ है। उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मुझे बताओ जनरली क्या होता है? mg तो नीचे की तरफ लगता है। सर बोले सही, mg नीचे लगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं अगर इस इस mg के कंपोनेंट करूं, तो एक कंपोनेंट इस डॉटेड वाली लाइन की तरफ और एक इस डॉटेड वाली लाइन की तरफ होगा। इसके लिए हमें एंगल चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होता है आपका। तो ये वाला जो कंपोनेंट बना वो बना mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट बना वो बना आपका mg sin थीटा। सही लिख रहा हूँ मेरे भाई? अब मुझे बताओ, क्या ये जो डिब्बा है, ये जो डिब्बा है, ये इस ब्लॉक के इधर अंदर घुस रहा है या ऊपर जा रहा है? सर ये नहीं जा रहा ऊपर नीचे, बिकॉज आर और एम जी कोस थीटा बराबर है। तो देखो पहली कोस इक्वेशन बनी, आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। अच्छा, क्या ये डिब्बा नीचे आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है नीचे, क्योंकि ये जो है ना एम जी साइन थीटा, ये इसको नीचे ला रहा है। तो क्या मैं एम जी साइन थीटा को एम ए के बराबर रख दूं? सर बिल्कुल रख सकते हो आप। अच्छा मुझे यहाँ से बताओ, एम से एम कैंसल, तो एक्सेलेरेशन क्या आ गई? जी साइन थीटा। ये आपसे पूछा गया था एक बार कि एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे वो जब नीचे आता है कितनी एक्सेलेरेशन से आता है? वो आता है जी साइन थीटा से। जी से नहीं आ रहा, जी साइन थीटा से आ रहा है। रीजन आपके सामने है। अब अगर आपको कहा जाए कि व्हेन इंक्लाइंड प्लेन गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये भी मूव कर रहा है किसी एक्सेलेरेशन बी से। जैसे आप देखिए जरा, इस पे भी एक एक्सेलेरेशन बी है, ये पूरा डिब्बा खुद भी आगे ऐसे जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? जरा देखिए, फिर से वही डिब्बा बनाया, mg आपको पता है नीचे की तरफ एक्ट करता है, बिल्कुल सर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसके कंपोनेंट की एक आया आपका mg cos थीटा और एक आया आपका mg sin थीटा। सही तो बोल रहा हूँ? अब आपको क्या कहा गया? अभी यार इस पे mb भी लग रहा है, मतलब b एक्सेलेरेशन है तो यार इस पे mb फोर्स लगेगा।
mb फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर आप इसको इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, उल्टा बना दिया ना, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो mb इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसके कंपोनेंट कर देते हैं हम एक, ठीक है, इसके कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट इधर आ गया, कौन सा आ जाएगा, एम बी कोस थीटा आ जाएगा इस तरफ, और ये कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, ये देख लीजिए। अब इस केस में क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन अकेला बेचारा ऊपर लग रहा है और नीचे दो दो लग रहे हैं, कौन, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो आर मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा, तो देख लीजिए पहली इक्वेशन आपके पास तैयार है। दूसरा, अब मुझे बताओ एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, इस डिब्बे पे एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, और पीछे की तरफ कौन लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है एम बी कोस थीटा, लेकिन ये डिब्बा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। यार ये नीचे तभी आ पाएगा ना जब एम जी साइन थीटा बड़ा हो, एम बी कोस थीटा कम हो। कितने फोर्स से आएगा, तो इस अगर एम जी साइन थीटा में से मैं एम बी कोस थीटा माइनस कर दूं, तो देख लो एम जी साइन थीटा में से एम बी कोस थीटा को माइनस किया, हमारे पास वो फोर्स आया जिससे वो नीचे आ रहा है। तो देखो m तो सबसे कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके स्पेशल केस देख सकते हो, द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट रिलेटेड टू इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लीजिए बॉडी रेस्ट पे है, किसके, इंक्लाइन प्लेन के कंपैरिजन में, अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलेरेशन उसका ओवरऑल जीरो आ जाएगा, जीरो आते ही क्या कर दो, ए को जीरो रखो, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू बी कोस थीटा हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू टेंजेंट थीटा, क्योंकि साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाएगा। हाँ जी, इसके बाद कुछ और सिंपल सिंपल सी कंडीशंस देखो, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, अगर ब्लॉक्स कांटेक्ट में हो ना, उनके मोशन से जुड़े कुछ टर्म्स है। अगर आपको मैं बोल दूं भैया दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, दोनों ऐसे कांटेक्ट में रखें, और अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं एफ, किन पे, दोनों पे। हम वैसे आप देख रहे हो ये फोर्स डायरेक्टली तो m1 पे लग रहा है, लेकिन मूव तो दोनों करेंगे अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले, तो पहले का, अगर ये पहला डायग्राम देखो, पहला ब्लॉक देखो, ए वाला ब्लॉक अगर तुम देखते हो, ए पे हमने लगाया राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स एफ, और ये जुड़ा हुआ बी के साथ, तो बी रिजिड है, तो बी भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो बी का जो नॉर्मल फोर्स है उसको मैंने एफ लिखा। और ये डिब्बा जाएगा किधर, देखो टोटल फोर्स अगर इसको पूरे को सिस्टम को इधर लेके जा रहा है, तो यानी इसके पास नेट एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, तो अगर मुझे ये निकालना हो तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तुम ये देखो कि ये वाला फोर्स F1 बड़ा है, तभी तो वो उधर मूव कर रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूं भी, इस डिब्बे पे इधर की तरफ वही 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ 7 न्यूटन लगा रहे हो, तब किधर जाएगा, सर इधर जाएगा कितने से, 3 न्यूटन से जाएगा। ये 3 निकाला कैसे, 10 में से 7 माइनस किया। अगर ये डिब्बा इधर की तरफ जा रहा है तो निकालो यार ये वाला, तो आपने क्या किया, एफ में से अगर मैं छोटा एफ माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी इधर की तरफ। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, इसका मास m1 है इंटू एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से तुम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो इसकी, ठीक है, यहाँ से तुम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो इस चीज की। अच्छा, दूसरे ब्लॉक की बात करें, अगर M2 वाले ब्लॉक की बात करें, ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है हमारा M2, इस पे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है। अब जरा तुम मुझे बताओ, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में, अगर M2 ने M1 पे ये नॉर्मल रिएक्शन दिया, यार M1 वाला भी तो M2 पे एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स तो लगाएगा। अगर वो तुम्हारा F है, इक्वली तो होंगे ना दोनों, एक दूसरे पे इक्वल लगाएंगे, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो F लगाएगा। और ये डिब्बा भी तो इधर जा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका इधर एक्सेलेरेट कर रहा है, एक्सेलेरेशन A है इस तरफ, तो इस पे फोर्स बताओ कितना होगा, ये वाला जो फोर्स है यही आगे लेके जा रहा है, तो F इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी एक्सेलेरेशन, आपके पास आ गया F2 इंटू एम। अब दो इक्वेशन आ गया, तुम इससे छोटा एफ और ए दोनों निकाल सकते हो अगर चाहो तो निकालना। अब सेम दूसरा एग्जांपल है यार इस बार, लेकिन जो फोर्स है ना वो आपके राइट हैंड साइड में लगाया गया, राइट हैंड साइड से यानी M2 ब्लॉक पे लगाया गया। M2 के लिए थोड़ी सी इक्वेशन ज्यादा बन जाएगी, M1 के लिए कम बन जाएगी। पहले M2 को समझो, M2 पे एक फोर्स लग रहा है CF, बिल्कुल सर हमें दिख रहा है। अच्छा, M2 पे M1 वाला नॉर्मल एक्शन लगाएगा सर, बिल्कुल लगाएगा, F वो भी लिख दिया हमने। और पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि हमारा फोर्स इस तरफ है, बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन E है। तो आप M2 मास पे लग रहा है, मुझे बताओ ये F बड़ा होगा या छोटा F होगा, सर बड़ा होगा ना, तभी तो उधर जा रहा है। तो F माइनस स्मॉल f किसके इक्वल होगा, इसका मास M2 इंटू एक्सेलरेशन, M2 इंटू, इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो। सेम एज इट इज M1 की बनाओ, तो देखो अगर M1 पे इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया, तो M2 ने भी इस पे लगाया होगा ना, वो F है, M1 पे इधर लग रहा है, तो देख लो जी M1 पे F इधर ही तो फोर्स लग रहा है इधर। एक्सेलेरेशन इस तरफ है क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही उधर मूव कर रहा है, तो ये वाला फोर्स निकालना आसान है, दिस F इज इक्वल टू ये वाला इसका मास इनटू इसकी एक्सेलेरेशन। तो आप ये दोनों इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों से सोल्व करके फिर से आप इसकी एक्सेलेरेशन और फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से तुम इनको इस तरह से सोल्व कर लोगे।
अगर आपको कह दिया जाए कि ब्लॉक्स मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े हैं, यानी इन दोनों मासेस को आपने जोड़ रखा है और उनके बीच में एक धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधी हुई है। स्ट्रिंग बनने से क्या हो जाएगा यार, एक्सेलेरेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है। किसका आ जाता, सॉरी, टेंशन का कंसेप्ट आ जाता है। देखिए जरा, मैंने माना एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, इसके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई रस्सी? देखिए जब तक स्ट्रिंग सेम होती है ना, टेंशन भी सेम होता है T। और टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होता है। जैसे अगर ये आपका पहला ब्लॉक है आपका m1 मास का, इसकी टेंशन इससे अवे होगी इस तरफ। अगर ये दूसरा ब्लॉक है, इससे रस्सी बंधी हुई है, तो इसकी टेंशन इससे होगी। तो देख लो यार, बीच में ऐसे तो दे रखे हैं, दोनों से अवे वाले एरो बना रखे हैं। अब दोनों को समझते हैं जरा। अब देखो, हमने बी वाले ब्लॉक पे एफ फोर्स लगा के इसको खींचा और ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ चल पड़ा, किस एक्सेलेरेशन से, ए। तो हम दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले पहले ब्लॉक को देखो, इस डिब्बे को देखो जरा तुम ध्यान से। इस डिब्बे पे सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ टेंशन लग रहा है सर, बिल्कुल देख लो, सिर्फ टेंशन लग रहा है। और ये डिब्बा किधर जा रहा है सर, ये डिब्बा इधर जा रहा है, देख लो आप, इधर जा रहा है, एक्सेलेरेशन ए से, बिल्कुल एक्सेलेरेशन ए से जा रहा है। मास इसका m1 है, तो ये टेंशन टेंशन फोर्स ही तो होता है। तो टेंशन किसके इक्वल होगा, ये वाला मास इंटू ये वाली एक्सेलेरेशन। तो टी की वैल्यू आ गई m1 इंटू टी। दूसरे ब्लॉक की एक्सेलेरेशन बनाए। अब देखिए जरा, दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक पर इधर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, आप देखिए जरा, पीछे की तरफ टेंशन लग रही है टी। इस M2 वाले पर इधर की तरफ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F वाला, पीछे की तरफ टेंशन लग रही है T, और ये जा किधर है, ये पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड में जा रहा है विद एक्सेलेरेशन ए, ये जा रहा है इधर एक्सेलेरेशन ए के साथ। तो मुझे बताओ ये तभी जा पाएगा ना जब F बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, T से। तो F में से T को माइनस किया, F में से T को माइनस किया, हमारे पास वो फोर्स है जिससे वो आगे बढ़ा। वो फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो M2 इंटू ए। तो आपने ये दूसरी इक्वेशन बना दी। चाहो तो इन दोनों को सोल्व करके तुम एक्सेलेरेशन एंड टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ये इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा 1 एंड 2 से। सेम एज इट इज अगर हम क्या करें, M1 ब्लॉक पर फोर्स लगा के खींचे, बेटा ये आप इक्वेशंस बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल सेम इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की बनाई वैसे नीचे वाले की, बस इस बार M2 की जगह M1 आ जाएगा, M1 की जगह M2 आ जाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा थोड़ा सा सिस्टम। सो अवर लास्ट वन ईयर सेकंड लास्ट टॉपिक इज पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम कभी कभार क्वेश्चन बनता है, मैं यूजुअली नहीं बोलूंगा कि इस पे क्वेश्चन आता है। अगर आप नीट आईआईटी जेई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी आते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा है। एनडीए डिफेंस एग्जाम में बहुत कम लेकिन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये है नहीं। तो पुलिस सिस्टम को पढ़ेंगे यार। पुलिस सिस्टम जो कि किसका एग्जांपल है, कनेक्टेड मोशन का। कनेक्टेड मोशन देखो यार, जब किसी एक चीज के साथ दूसरी जुड़ी हो, कोई एक मूव करे और उसके साथ दूसरा मूव करने लग जाए, इसको कनेक्टेड मोशन बोल सकते हो। जैसे आप देखिए जरा, एक ब्लॉक आपके पास m1 मास का, एक m2 मास का, दोनों को एक रस्सी से एक पुली के ऊपर से पास किया गया। अगर ये m2 ब्लॉक नीचे आ रहा है तो यार बदले में आपका ये m1 ऊपर भी तो जाएगा। इन दोनों का मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हमने स्टडी करना है। हमने इसमें एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बनाना है और हमने इसके अंदर टेंशन का फॉर्मूला भी बनाना है। ठीक है, तो कुछ कंसिडरेशन देखिए। हम जो स्ट्रिंग लेके चलते हैं, हम जो पुली लेके चलते हैं, उसको मासलेस मानना है। मासलेस पुली है, ये जो हमारी पुली है, ये गोल सा तुम्हें दिख रहा है पार्ट, और ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर जो धागा है, ये भी दोनों मासलेस है। फ्रिक्शनलेस पुली है, इनइलास्टिक स्ट्रिंग है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी एक तो, और हम ये माने कि यार इस पुली की जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो रस्सी है ना, आप यहाँ से देखो, ये एक सिंगल रस्सी पूरी घूम रही है, इसलिए टेंशन बराबर होगी दोनों में सेम। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होती है, देखो ऊपर की तरफ दिखा रखे T1, ये भी उस ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ है, देख लो T1। अच्छा, यहाँ पर एक अलग रस्सी है ना, यहाँ पर एक अलग रस्सी है, तो इसकी टेंशन को मैंने लिख दिया T2। क्लियर। अब पहले और दूसरे ब्लॉक को देखो, अगर दूसरे ब्लॉक को देखता हूँ M2 वाले को, क्या ये M2 ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं सर, बिल्कुल जा रहा है विद एक्सेलेरेशन A। नीचे की तरफ लगता है जनरली वेट सर, M2G लगा। अब आप देखिए, ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है M2G, कौन बड़ा होगा सर, नीचे वाला बड़ा होगा श्योर है। तो M2G माइनस T1 करोगे तो M2A आ जाएगा, इसकी इक्वेशन बना सकते हो। सेम एज इट इज इसकी बात करें यार, इस पे भी तो नीचे की तरफ वेट लग रहा है M1G, टेंशन ऊपर की तरफ, ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी इस बार T1 बड़ा है, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए एक्सेलेरेशन। आप इनकी दोनों को इक्वेशंस बना के सोल्व कर सकते हो, और हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं यार इसको, कि ऐसे सिस्टम में ये एक डिब्बा अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, तो किसी एक्सेलेरेशन के साथ आ रहा है। तो ये जो एक्सेलेरेशन होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद रखें, डिफरेंस ऑफ मासेस, मतलब दोनों के मासेस का डिफरेंस, बड़े मास में से छोटा माइनस कर दो, डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस, दोनों का सम कर दो, इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दो। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन निकालने का, डिफरेंस ऑफ मासेस डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी। याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को।
एंड अगेन दूसरे की बात करें, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो T1 टेंशन तुम देख रहे हो, ये जो रस्सियों में टेंशन है, इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट याद रखें क्या, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी, यहां पर जी लगा लीजिए मेरे भाई, जी। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, तो मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया। अच्छा, अगर आप चाहो तो गलती से यार इस T2 को भी कैलकुलेट कर सकते हो। जरा ध्यान दीजिए, ये T2 ऊपर की तरफ है और यहाँ दोनों पुलीज में देखो, एक यहाँ पर T1 है, एक यहाँ पर T1 है, तो इन T1 को मिला दें तो इन दोनों का सम T2 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें, T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू अभी भी आपने निकाली है, जस्ट इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी। आप इस तरह से T2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एक्सेलेरेशन और टेंशन का फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक कुछ और छोटे-छोटे पॉइंट्स है, देखिए वीडियो शायद आज इसकी इसकी जो लेंथ है काफ़ी लंबी है, लेकिन बहुत सारे यूज़फुल कांसेप्ट है इसके अंदर यार। हम चाहते हैं हम अपने कोर्स को भी थोड़ा जल्दी खत्म करें, इसलिए थोड़ा-सा वीडियोज़ का ड्यूरेशन बढ़ा होगा। अच्छा, अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसका कंटेंट आपको लगे सर बिल्कुल बहुत यूज़फुल है, यूज़फुल आपको इसकी तब पता लगेगी यूज़फुलनेस जब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, तब आपको समझ आएगा सर बिल्कुल आपने जो बताया वो क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये वीडियोस यार आपको अच्छा लगे तो यार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आपके आस पड़ोस में, ठीक है, उन ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करना, उनसे कहना कि सर एक बार ये वीडियोस को, कंटेंट को देख के जरूर देखें। मतलब कंटेंट है, मैं हर जगह से लेके आया हूँ, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये मत समझना कि सर आप बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। 25 क्वेश्चन अगर आते हैं आपके लेटर सपोज एग्जाम में, तो 25 से 25 इस पूरे कोर्स से कंप्लीट हो जाएंगे, और कोर्स भी हम जल्दी फरवरी लास्ट तक खत्म कर देंगे, क्योंकि ताकि हम मार्च के अंदर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एनडीए का एग्जाम भी है आपको पता है अप्रैल के अंदर, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस के भी अब ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे। तो पहले समझे स्प्रिंग बैलेंस क्या है। तो स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर करता है, आपको पता है, इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, नीचे मास सस्पेंड करते हैं, तो आपको पता है mg नीचे की तरफ आएगा, तो इस तरह से ये रीडिंग शो कर देगा। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको याद होगा लिफ्ट वाले केस में मैंने आपको बताया किस तरह से स्प्रिंग बैलेंस अपनी रीडिंग को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एपरेंट वेट कुछ अलग होता है। वेइंग मशीन भी बिल्कुल स्प्रिंग बैलेंस की तरह होती है, तो मैंने ये भी तुम्हें बता दिया, वेट को मेजर करते हैं दोनों। द नेक्स्ट वन इज चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट, एक छोटा सा मतलब मिसकंसेप्शन जनरली हम पढ़ लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं आपको बोलूं, लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इस रिजिड वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, देखिए वो पहले इस तरफ जाता है किसी v वेलोसिटी से, जब वो इस तरफ जा रहा है तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा कितना होगा, pi होगा, m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वो उससे टकराया, और अगर आपको कहा जाए कि सेम वेलोसिटी से वापस आ जाता है v वेलोसिटी से, तो आते टाइम उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, माइनस का mv। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, पहले तो वो लेफ्ट से राइट जा रहा था, टकराने के बाद राइट से लेफ्ट आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम बताओ यार, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है आपका माइनस का mv, इनिशियल आपका mv, तो ये बन जाएगा ओवरऑल माइनस का 2mv। ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ, बॉल का, क्योंकि बॉल ही तो टकरा के आई। अच्छा, दीवार का, इस वॉल का मोमेंटम चेंज होगा सर, बिल्कुल होगा, कितना, इतना ही प्लस का होगा, कितना, प्लस का 2mv। ये चीज याद रखना, जनरली हम सोचते हैं कि mv से जाके टकराई और mv से वापस आ गई तो चेंज हुआ जीरो, जीरो नहीं होता मेरे भाइयों, कितना होता है, माइनस का 2mv, क्योंकि आते टाइम डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें, एक बॉल फिर से इस तरह से आती है, लेकिन वो ऐसे हॉरिजेंटली नहीं आ रही, वो कुछ एंगल के साथ आ रही है, लेट अस सपोज वो नीचे की तरफ आई, इस सरफेस से स्ट्राइक की, ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं, ये एंगल यहाँ थीटा बना रहा है, और इस तरह से नीचे चली गई। इस केस में मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए, इसको स्टडी करने के लिए मैंने माना कि जो मास है इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की तरफ, या समझ लीजिए अगर इसका मोमेंटम m इंटू वी है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल है, एक इसका वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो यानी ये जो बॉल है हॉरिजॉन्टल में mv cos थीटा लेके आई, वर्टिकल में नीचे की तरफ mv sin थीटा लेके आई, और जैसे टकराने के बाद ये जा रही है, इसका अगर वेलोसिटी v ही है, तो इसका एक कंपोनेंट मोमेंटम का इधर की तरफ होगा कितना, माइनस का mv cos थीटा, और एक अभी भी नीचे की तरफ है कितना, mv sin थीटा। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हॉरिजॉन्टल में पहले देखो ये वाला जो था ना, ये अलोंग राइट हैंड साइड था, टकराने के बाद ये अलोंग हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
चेंज इन मोमेंटम निकालोगे बाद वाला माइनस का mv cos थीटा, देख लो तेरा माइनस का mv माइनस का इनिशियल, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2mv cos थीटा। वर्टिकली देखा जाए यार, पहले भी ये बॉल के पास नीचे की तरफ मोमेंटम था, देख लो डाउनवर्ड, टकराने के बाद अब भी डाउनवर्ड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी mv sin थीटा है, अब भी mv sin थीटा है, तो वर्टिकल में इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्लियर, इस चीज को दिमाग में रख लेना। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? देखिए ये सारे मॉडिफिकेशन तब होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, वो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। देखिए जनरली हम यही बोलते हैं, प्रैक्टिकली जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी नॉर्मल है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तब थोड़े से कंसेप्ट चेंज आ जाते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी काफी इस पे फोकस किया था, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कहा जाए कि कोई लेंथ है रोड की एल, ठीक है, और वो रोड मूव कर रही है और उसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? अप्रोक्सीमेटली टू द वेलोसिटी v, जो कि स्पीड के कंपेरेबल है, मतलब काफी ज्यादा है। उस केसेस में जो लेंथ है वो कुछ अलग मिलती है, ठीक है, कितनी मिलती है? एपरेंट लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ जब वो रेस्ट पे था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे v इंक्रीज होता है लेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ श्रिंक होती दिखती है, वो श्रिंक होता जाता है। ये सब तभी होगा पॉसिबल जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो एज कंपेरेबल टू नॉर्मल स्पीड्स। नेक्स्ट वन इज टाइम के बारे में बताया गया, टाइम डिलेशन समझ लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई क्लॉक है नॉर्मली वो टी नोट टाइम मेजर करती है, रेस्ट पे होती है जब, और अगर वही क्लॉक अगर बहुत फास्ट मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तब जो टाइम है जो ऑब्जर्वर को मिलता है वो क्या मिलता है? t इज इक्वल टू टी नोट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। वो स्लो हो जाता है, टाइम पीरियड भी स्लो हो जाता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ना ऑब्जेक्ट की, टाइम पीरियड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। द लास्ट वन इज लेट द मास ऑफ द बॉडी इज एम नॉट एट रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये वाला, क्योंकि प्लस टू के कुछ कंसेप्ट में भी आएगा और आपके भी आ जाता है ये प्लस वन में भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका अगर मास को हम एम नॉट से लिख रहे हैं, और अगर वही ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करे विद वेलोसिटी v जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो मूविंग मास होता है ना वो होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की, उसका जो मास है ना वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ये लाइट की स्पीड से मूव कर जाए तो मास इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा जी, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, कहता है कि अगर v वेरी वेरी लेस देन c है, मतलब हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम लाइट की स्पीड के बराबर नहीं जा रहे, तब m m नोट के बराबर रहता है, l l नोट के बराबर रहता है, t t नोट के बराबर रहता है, तब हम इन चेंजेस की बात नहीं करते। लेकिन अगर v कंपेरेबल हो c के, सोचो जरा, c के कंपैरिजन में हो तो नॉर्मल मास यानी मूविंग मास रेस्ट मास से बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मास विल इंक्रीज। और अगर आपको बोल दी कोई ऑब्जेक्ट c की स्पीड से ही चल रहा है, तो देखो यहाँ होता है जनरली v बाई सी स्क्वायर, तो v बाई वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना? 1 माइनस 1 जीरो, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड की लाइट से मूव कर पाए, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, उसका जो मास है ना, उसका जो मास वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड अप टू अ सर्टेन लिमिट, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इवन मैं आपको बताऊं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है स्पीड को बढ़ाने के लिए चार्ज पार्टिकल की, जैसे साइक्लोट्रॉन, उनकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ज्यादा स्पीड आते ही मास इंक्रीज होने लग जाता है, तो वो लिमिटेड होते हैं ड्यू टू दिस फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में ढेर सारे आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएगी, और मैं बताना चाहूंगा आपके एग्जाम में इस वीडियो से एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पक्का आएगा। अब क्वेश्चन क्या है वो आपको अगली वीडियोस के अंदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।